जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका विजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए हम लेके आए हैं जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि रहेगा स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर दो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर आपको कंटेंट सच में अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो कल एक कमेंट आया था रीजनिंग के लिए कि सर कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस हैं, है ना, वेटनरी और स्टॉक असिस्टेंट के। हाँ, वो कुछ क्वेश्चंस जो है हम जानबूझ के एक आधा क्वेश्चन जो है आउट ऑफ द सिलेबस रखते हैं इन केस, ठीक है ना, कि क्वेश्चंस के साथ साथ एक क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो हम आने वाले फ्यूचर्स की वीडियोस में वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डालना बंद कर देंगे, कोई बात नहीं। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बोल रहा है वेयर इज द टहरी हाइड्रो पावर स्टेशन लोकेटेड, मतलब टहरी डैम जो है वो कहाँ पे है। तो टहरी डैम हम सभी को पता ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड पे अगर यहां से क्वेश्चन आके ये पूछे कि टहरी डैम किस रिवर के ऊपर है, तो याद रखना भागीरथी, भागीरथी रिवर के ऊपर। अगर पूछ ले भागीरथी रिवर जो है कहां से निकलती है, ओरिजिनेट कहां से होती है, तो याद रखना गोमुख से। और गोमुख कहां पे है? गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। और भागीरथी अलकनंदा जब मिलती है तो क्या बनता है? वो बनता है गंगा रिवर। चलो आगे बोल रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन सी है? तो चलो इसको जानने से पहले हम फिजियोग्राफिक डिवीजन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा फिजिकल मैप इंडिया का, ठीक है ना। इसमें क्या दिया हुआ है? अगर ये वाला ऊपर वाला पोर्शन देखें, ये जो ब्राउन में है, ये क्या है? ये सारा का सारा क्या है? हिमालयाज, ठीक है, ये हिमालयाज है। ये जो येलो वाला पोर्शन है ये क्या? डेजर्ट है, रेगिस्तान है। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? ये है कोस्टल प्लेन। और अगर ये जो बीच में पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये है आपका पेनिनसुलर रीजन। क्या? पेनिनसुलर रीजन। तो अगर मैप में ही देखा जाए तो सबसे बड़ा जो फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन सा दिख रहा है आपको? मेरे को तो पेनिनसुलर रीजन दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पेनिनसुलर अपलैंड ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो आगे बोल रहा है दिल्ली वॉज कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी विच अमेंडमेंट एक्ट, मतलब किस अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो है दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया था। तो 3-4 अमेंडमेंट्स दिए। सबसे पहली है 63rd अमेंडमेंट। 63rd अमेंडमेंट अगर देखा जाए ये हुई थी 1989 में। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था? इमरजेंसी लगी थी पंजाब में, इमरजेंसी इन पंजाब। फिर आती है 69th में क्या हुआ था? 69th में हुआ था दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना लिया। और ये कब हुआ था? कौन से ईयर में हुआ था? ये हुआ था 1991 में, ठीक है। फिर आती है 91st अमेंडमेंट एक्ट जो हुई थी 2003 में। इसमें क्या कहा था? इसमें कहा था जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं सेंटर में, इंक्लूडिंग पीएम जो है वो जो है पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए जितने लोकसभा में मेंबर्स होंगे, ठीक है। जितने लोकसभा में मेंबर्स होंगे उसके 15% से ज्यादा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए, इंक्लूडिंग पीएम। 93rd अमेंडमेंट एक्ट कब हुई थी? 93rd अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 2005। इसमें क्या कहा था? इसमें रिजर्वेशन मिला था, स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन मिला था एजुकेशन के ऊपर। किसको? एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है। ये रही हमारी 4 अमेंडमेंट्स, ये भी याद रहे होगी। चलो अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कवर द प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जो है कहां से कहां तक आती है? तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है सिटीजनशिप आती है। तो आप बता दो ये किस पार्ट में है? ये आपका आज का होमवर्क, ठीक है। चलो आगे। Which among the following is not a trophy or cup related to hockey? कौन सी ऐसी ट्रॉफी है जो हॉकी से रिलेटेड नहीं है? बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी से रिलेटेड है,
गुरमीत ट्रॉफी हॉकी से रिलेटेड है, इंदिरा गोल्ड कप हॉकी से रिलेटेड है, मतलब ये तीनों जो है किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। और नारंग कप किससे रिलेटेड है, तो नारंग कप अगर देखा जाए तो बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, चले आगे। चलो, हाउ मैनी रिंग्स आर प्रेजेंट इन द सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक्स के अंदर जो रिंग्स होती हैं, जो चूड़ियां होती है, वो कितनी होती है, तो चलो देख लेते हैं। ये देखा जाए तो 1 2 3 4 5 चूड़ियां होती हैं। तो कलर कौन से होते हैं देख ले सर, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। और हर एक रिंग जो है एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, और ये सारी की सारी चूड़ियां आपस में इंटरलिंक्ड होती है, जिसका मतलब क्या होता है कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो है आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं फ्रेंडशिप एंड के अंदर। तो अगर देखा जाए जो क्वेश्चन था हमारा, क्या पूछा था, कितने रिंग्स है, तो बताया हमें 5 रिंग्स है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 5 रिंग्स। चले आगे। बोल रहा है इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी गिव अ कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट में क्या हुआ था, रोलेट एक्ट में सरकार ने, अंग्रेजों ने एक लॉ निकाला कि जिसमें क्या बोला कि अंग्रेज किसी भी आदमी को पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, उसके लिए ना सबूत चाहिए ना पूछताछ चाहिए, किसी को भी उठा के जेल में डाल दो। तो इसी के अगेंस्ट गांधी जी ने एक सत्याग्रह करा, जो कि कब हुआ, 1919 में, याद रखना। चलो आगे। बोल रहा है हु वाज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर केसरी। केसरी जो न्यूज़पेपर था, अखबार था, उसका ऑडिटर कौन था, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक को एक और नाम से माना जाता था, लोकमान्य तिलक, है ना। अब एक चीज बतानी है, ये थे एक्सट्रीमिस्ट, है ना, गरम दल के। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि एक्सट्रीमिस्ट और कौन थे, इनके साथ 2 और एक्सट्रीमिस्ट थे जिनका नाम इकट्ठे आता था, वो कौन थे आपने वो बताना है, ठीक है। विच स्टेट यूटी होस्टेड द स्नो फेस्टिवल विंटर कार्निवल। कौन करता है, तो याद रखना अपना, हमारा अपना जम्मू कश्मीर करता है। और कहाँ होता है ये होता है बारामूला में, बारामूला में। अब इसमें जो है क्या होता है, इसमें सॉन्ग्स होता है, म्यूजिक होता है, उसके बाद स्नो क्रिकेट होता है, स्नो क्रिकेट के बाद वॉलीबॉल होता है, स्कीइंग होता है, ये सब जो है इस फेस्टिवल में करा जाता है। साथ में दोस्तों जो आज क्वेश्चंस लेके आए हूं, कुछ क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यू भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इसमें से, ठीक है। तो अच्छे से करना, कोई अपने से क्वेश्चन नहीं लेके आया, वही क्वेश्चन लाया हूं जो जेकेएसएसबी ने डाले हुए हैं, ठीक है। चलो आगे। बोल रहा है विच स्टेट यूटी सेलिब्रेट्स राजा फेस्टिवल टू वर्शिप मदर अर्थ। तो याद रखना एक ऐसा फेस्टिवल है जो अर्थ के लिए सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है ना, धरती माता के लिए। तो वो कौन करता है, ओडिशा करता है। इस फेस्टिवल में, ये फेस्टिवल 3 दिन चलता है। इसमें सबसे पहले दिन को क्या कहा जाता है, पहेली राजा। क्या, पहेली राजा, ठीक है। दूसरे वाले को अगर देखा जाए, सेकंड डे जो होता है, सेकंड डे को कहा जाता है माझी राजा, माझी राजा। और थर्ड को कहा जाता है शेष राजा, शेष राजा। और भी नाम है इनके, बट आप इतना ही याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चले आगे। हु लेड द चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह अब किसने करा था चंपारण सत्याग्रह, ये करा था गांधी जी ने। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए, तो उनके जो जब वो वापस आए, तो जो उनके गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे, कौन थे आपको कमेंट में बताना है। जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे, उन्होंने बोला था कि आप 2 साल तक पॉलिटिकल चीजों में अभी मिलना मत, ठीक है ना, पॉलिटिकल चीजों वाली साइड मत जाना। पर 2 साल के बाद, एग्जैक्टली 2 साल के बाद वो एक सत्याग्रह करते हैं इंडिया में, सबसे पहला सत्याग्रह, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये कौन करता है, गांधी जी। कौन सी ईयर में होता है, 1917 में जो है पहला सत्याग्रह होता है। और कहां पे होता है ये, बिहार में। अब इसमें से एक और क्वेश्चन आता है कि चंपारण सत्याग्रह के लिए बिहार में गांधी जी को बुलाया किसने था, तो याद रखना बुलाया था राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ला ने इनको बुलाया था सत्याग्रह करने के लिए, ठीक है। और गांधी जी का इंडिया में ये फर्स्ट सत्याग्रह था। चले आगे। चलो, बोल रहा है हु वाज बिल्डर द मार्टंड टेम्पल। मार्टन टेम्पल
फाउंडर ऑफ कश्मीर वैलीज कैनल इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, मार्टन टेम्पल किसने बनाया था? तो याद रखना है आपको, मार्टन टेम्पल बनाया था ललित आदित्य मुक्तापीड़ा ने। किसने बनाया था? ललित आदित्य मुक्तापीड़ा ने। अब ललित आदित्य मुक्तापीड़ा को एक और नाम से जाना जाता था, वो था समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता था इनको। ठीक है, यह समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन। इन विच ईयर द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? कब करा था? तो ये करा था 1960 में। कब करा था? 1960 में बीआरओ जो है एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी में आया हुआ है। तो अगर एग्जैक्ट डेट देखें तो 7 में 1960 को ये जो है हुआ था। और बीआरओ का काम क्या होता है? बीआरओ का काम होता है जो हमारे बॉर्डर रोड्स हैं उनको मेंटेन करना और उनको बनाना, वो जो काम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है दोस्तों, और अगर देखा जाए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है करंटली 19 स्टेट्स और 3 यूटीज में वर्क कर रही है राइट नाउ। ठीक है, अब इन्होंने बहुत सारे चीजें बनाई, अटल टनल, ये जो है इन्होंने बीआरओ ने ही बनाई। ठीक है, चलो आगे। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स एट कहां से होती है? ये तो आगे स्टैटिक का क्वेश्चन, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ये होती है महाराष्ट्र से, जहां पे महाबलेश्वर से ये जो है ओरिजिनेट होती है। ठीक है दोस्तों, चले आगे। चलो आगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज इन जम्मू एंड कश्मीर इज द बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग्स? बसोली आर्ट पेंटिंग्स का है, बसोली से ही पता चल रहा है। पहले से ये बताओ बसोली है कहां पे? ठीक है ना, सभी को पता है बसोली कठुआ में, और बसोली आर्ट पेंटिंग्स जो है कठुआ में ही है, बसोली के रीजन में। ठीक है दोस्तों, चलो आगे अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं? हु इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, ये तो सभी को याद होगा, है ना? दादा भाई नौरोजी जो है इसका नाम है। ठीक है ना, जिनको ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। चलो अगले क्वेश्चन। आइलैंड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग जैनुल आबदीन इन द वुलर लेक ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा बनाया था? तो इन्होंने बनाया था जैनालंग। क्या? जैनालंग जो है किसने बनाया था? जैनुल आबदीन ने बनाया था। अब एक चीज बताना है मेरे को कि रूपलंग किसने बनाया और चार चिनारी किसने बनाया? ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जो कि किताबों में भी कंफ्यूजन है। आप एक बार बताना किसने बनाया था। ठीक है, चलो देखते। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज? किस लैंग्वेज में कंपोज हुआ था? तो सभी को पता है बंगाली में। अच्छा, ये जो था ये किसने लिखा था? ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और दूसरा देखा जाए नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलो आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? याद रखना 51 है। ये सभी को याद होगा कि 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल है। याद है कि नहीं है? ये याद रहना चाहिए सभी को। और अब देखा जाए आर्टिकल 43 क्या कहता है? ये मेरे ख्याल से डीपीएसपी के अंदर आता है। ठीक है ना, डीपीएसपी के अंदर आता है। तो ये क्या कहता है? लिविंग वेज के बारे में बात करता है। ये आर्टिकल लिविंग वेज के बारे में बात करता है, और टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में भी बात करता है, कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या बोलता है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है कि अगर आपका कोई भी जो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप सीधे और सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ना आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत है, ना आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत है। आप सीधे और सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। बाकी किसी केसेस के लिए भी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, है ना? अपने पर्सनल कोई भी केस होगा तो पहले वो डिस्ट्रिक्ट जाएगा, हायरार्की बनी हुई है, पहले वो डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, फिर वो हाई में जाएगा, फिर वो सुप्रीम में जाएगा। बट अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आपको हायरार्की लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जो है आप जा सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। और 41 आर्टिकल क्या कहता है, राइट टू वर्क। राइट टू वर्क ये भी डीपीएसपी के अंदर ही आता है। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नोन एज द जेवल इन द रिंग। जेवल इन द रिंग को किसको कहा जाता है, निगीन लेक को जो है ये कहा जाता है जेवल इन द रिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक ऑफ द कश्मीर। ये जो चीजें हैं ये तो स्टैटिक पोर्शन है, याद रहना चाहिए। मनसबल लेक जो है डीपेस्ट है कश्मीर की, याद रखना। अच्छा, अब आया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, द लेटर बी इन ब्रिक्स रीजनल ग्रुप रिप्रेजेंट विच कंट्री। तो ब्रिक्स, तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री पे आते हैं। तो सबसे पहले ये थी ब्रिक, ठीक है। ब्रिक कब बनी, 2010 में। 2010 में बनी, तो तब इसमें देश थे कौन कौन से, ब्राजील, आर से रशिया, फिर चाइना, और फिर आई से इंडिया और सी से चाइना। ये 4 देश थे। फिर थोड़ी देर बाद एक देश और जुड़ा जिसका नाम था साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका जुड़ने के बाद ये ब्रिक का ब्रिक्स बन गया, ठीक है ना, ईंट वाला ब्रिक्स नहीं, BRICS ब्रिक्स, ठीक है। अब जब इसका लास्ट ईयर जो था समिट था 2023 में, 2023 में जब समिट था तब क्या हुआ, जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या बोला कि कुछ और देशों को भी हम ब्रिक्स के अंदर लाना चाहते हैं। और उन देशों का नाम क्या था, सुनो नाम, ये क्वेश्चन है, आ सकता है, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE। अब होता क्या है, 30 दिसंबर 2023 को एक देश बोलता है कि भैया हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ब्रिक्स में जुड़ने का। वो देश कौन है, वो देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, और ये जो है ये जुड़ेंगे कब से, 1 जनवरी 2024 से ये जो है ब्रिक्स के पार्ट रहेंगे। कौन कौन, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE। बट अर्जेंटीना तो 30 दिसंबर को मना कर गया। मतलब अब देखा जाए तो ब्रिक्स में अब कौन कौन सा देश है, तो याद रखना, ब्राजील, मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर देता हूं उनको, येलो वाले, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE। मतलब अब कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब ब्रिक्स के अंदर अब कितनी कंट्रीज है, 10 कंट्रीज जो है अब ब्रिक्स के अंदर है, जो अभी तक मेरे को पता। अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ये था ब्रिक्स का थोड़ा सा इतिहास, थोड़ा सा करंट। तो कैसा लगा आपको आज का टॉपिक, अगर मजा आया तो कमेंट करिए, अगर कुछ मेरे से छूट गया तो माफी दे के आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। मैं भी इंसान हूं, गलती हो जाती है। तो थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दो इजाजत। थैंक यू सो मच, जय हिंद।